हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम माइटोसिस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और हम यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या बेसिक डिफरेंस होता है और कोई सेल क्यों डिवाइड होती है। तो जैसा कि हमने देखा कि माइटोसिस और मियोसिस में भी जो प्रोसेस हो रही है सेम हो रही है, सारी फेजेस भी सेम है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। और माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है, मतलब माइटोसिस में जब दो डॉटर सेल्स बनती हैं तो क्रोमोसोम्स का नंबर सेम होता है और मियोसिस में क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि मियोसिस में सेल दो बार डिवाइड होती है और माइटोसिस में एक बार डिवाइड होती है। तो आज हम थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सेल साइकिल है क्या और कोई सेल क्यों डिवाइड करती है। तो जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल में हमें पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो क्रोमैटिन के फॉर्म में होते हैं। और हमने इससे पहले ये समझा कि क्रोमैटिन के फॉर्म में जो क्रोमोसोम्स होते हैं या जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इंटरफेज में होता है और क्रोमैटिन में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। तो क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर, कंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन, न्यूक्लियोसोम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक है और जिसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि क्या मेटाफेज में या डिवीजन फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो इसका आंसर है नहीं होती है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस तभी होगी जब डीएनए लूज फॉर्म में होगा या ओपन होगा डीएनए। तो हमें जैसा पता है कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस, डीएनए का रेप्लिकेशन या प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। इंटरफेज में जब सेल्स आती हैं, एक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, माइटोसिस की बात करें तो दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो जब वो दोनों डॉटर सेल्स इंटरफेज में एंटर करती हैं तब क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन हो जाता है। डीकंडेंसेशन मीन्स क्रोमोसोम्स लूज हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो डिवीजन फेज में डीएनए के पैकेट्स बने होते हैं वो डिवीजन फेज से जब हम इंटरफेज में जाते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, क्योंकि डीएनए में सेल से जुड़ी हुई वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसके लिए सेल स्पेसिफिकली बनी होती है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि बीटा सेल्स हैं जिसका मेन फंक्शन होता है इंसुलिन प्रोड्यूस करना पैनक्रियाज में, और सलाइवरी ग्लैंड्स की सेल्स होती हैं जो सलाइवरी एमाइलेज बनाती हैं। और अगर इंटरफेज में डीएनए लूज नहीं होगा, अब अगर हम थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट समझें कि इंटरफेज में भी डीएनए के पैकेट्स बने हुए हैं, डीएनए लूज नहीं है, तो सेल कभी वो काम ही नहीं कर पाएंगी जिसके लिए उन सेल्स को बनाया है या उन सेल का वो स्पेसिफिक फंक्शन है। मतलब कि बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस करने का जो इन्फॉर्मेशन है वो जिस जीन में है, भाई वो तो डीएनए स्ट्रैंड खुला ही नहीं है, डीएनए पैकेट के फॉर्म में है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जैसा कि हमको पता है, और इसके लिए रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन के लिए डीएनए का खुलना बहुत ज़रूरी होता है। तो रेप्लिकेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि सेल को फिर से डिवीजन फेज में जाना होता है, और माइटोसिस अगर हो रही है तो वहाँ पे दो सेल्स में वो डिवाइड होती है, मियोसिस होती है तो चार डॉटर सेल्स बनती हैं और डीएनए इक्वली डिवाइड होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या है। माइटोसिस में हमें पता है जैसे कि दो स्टेजेस होती हैं, इंटरफेज होती है और डिवीजन फेज होती है। और अगर हम इंटरफेज को देखें तो यहाँ पे इंटरफेज की तीन स्टेजेस होती हैं, G1, S और G2। G1 को बोलते हैं गैप 1 स्टेज, G2 है गैप 2, S है सिंथेसिस फेज। तो ये जो G1 फेज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सेल के लिए, क्योंकि सेल यहाँ पर वही काम करती हैं जिसके लिए उन सेल्स को बनाया जाता है या वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं। जैसे मसल सेल्स हैं जिनका काम है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का, वो कहाँ पर करेंगी, G1 फेज में करेंगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि न्यूरॉन्स या आरबीसी में डीएनए रेप्लिकेशन किस स्टेज में होगा।
जीवन में होगा, G2 में होगा, कि डिवीजन फेज़ के मेटाफेज़ में होगा? तो इसका सीधा सा आंसर है कि रेप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि न्यूरॉन्स और आरबीसी डिवाइड ही नहीं करती हैं। अब यहाँ पे जो मसल सेल्स हैं या जो भी सेल्स हैं जिनका जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो जीवन फेज़ में ही करेंगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो ये बाउंड्री है, यहाँ पर ये जीवन फेज़ में ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बाउंड्री पर सेल्स को यह डिसाइड करना होता है कि वो डिवाइड करेगी या नहीं। और अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी तो वो अपनी पूरी लाइफ जीवन स्टेज में ही रहेगी, और फिर वो कभी S1 में नहीं जा पाएगी, और केवल वही सेल्स S और G2 स्टेज में जाएंगी जो डिवाइड करेंगी, जो डिसीज़न लेंगी कि हाँ अब हमें आगे डिवाइड करना है और M फेज़ में या डिवीजन फेज़ में जाना है। तो यहाँ पर जीवन में एक चेक पॉइंट होता है, वहाँ पर सेल्स जो होती हैं जो डिवाइड नहीं जिनको करना होता है, जिसको इस चेक पॉइंट को M1 कहते हैं, यहाँ पर सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं, और अगर डिवाइड करेंगी तो वो फर्दर S स्टेज में चली जाती हैं जहाँ पर DNA का रेप्लिकेशन होता है। तो नेक्स्ट फेज़ में है S फेज़, सिंथेसिस फेज़, जहाँ पर DNA का डुप्लीकेशन होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है आगे, और यहीं पर एक चेक पॉइंट होता है S और G1 के बीच में, जिसको M1 चेक पॉइंट कहते हैं, और वही सेल्स जो इस चेक पॉइंट को क्रॉस करती हैं वही आगे जाती हैं डिवीजन स्टेज में। ह्यूमन सेल्स की अगर हम बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। S फेज़ में DNA का रेप्लिकेशन हो गया, तो G2 फेज़ में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, एक ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज़ अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, माइटोसिस की बात करें, तो जो 2 डॉटर सेल्स बन के आई हैं डिवीजन फेज़ से G1 फेज़ में, तो वहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर इक्वल होगा, 46 होगा दोनों में। अब यहाँ पर अगर वो सेल्स आगे डिवाइड करेंगी तो वो कहाँ पर जाएंगी, S फेज़ में जाएंगी। अब S फेज़ में हमको पता है कि DNA का रेप्लिकेशन होता है, मतलब कि DNA का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। तो अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं और DNA का अमाउंट डबल हो रहा है, तो अब यहाँ पर S स्टेज में या G2 स्टेज में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? तो यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, वो कहेंगे ठीक है जस्ट डबल हो जाएगा नंबर, 46 थे G1 में, अब DNA का रेप्लिकेशन हो गया तो S में 92 होंगे, और यही 92 क्रोमोसोम्स जो हैं वो G2 में जाएंगे, तो जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। अब क्यों गलत है इसको हम यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ पे DNA का डुप्लीकेशन हुआ है तो क्रोमोसोम्स का नंबर, अब सवाल ये उठता है कि भाई DNA का डुप्लीकेशन हुआ है तो क्रोमोसोम का नंबर 46 क्यों रहेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? तो यहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि अब जो क्रोमैटिन वैल्यू है, सबसे पहले ये समझते हैं कि क्रोमैटिन वैल्यू क्या होती है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन क्रोमोसोम्स का, जो कि 46 होते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रोमैटिन वैल्यू उसकी 2C होती है, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स का सिंगल एक C क्रोमैटिन वैल्यू होती है, तो 46 की होगी 2C। तो अब ये जो सेल अब आगे अगर डिवाइड करेगी तो उसकी क्रोमैटिन वैल्यू अगर 2C है, सपोज 46 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन बींग्स में, तो वो G2 स्टेज में जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि DNA का अमाउंट तो बढ़ जाएगा, यानी कि क्रोमैटिन वैल्यू बढ़ेगी, 4C हो जाएगी, पर क्रोमोसोम्स का नंबर 46 ही रहेगा। अब इस मिस्ट्री को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर G2 में 46 क्यों रहेगा जबकि उसकी क्रोमैटिन वैल्यू डबल हो गई है। तो अमाउंट जब DNA का डबल हो गया है तो क्रोमोसोम्स का भी अमाउंट डबल होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो ये अगर हम देखें यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, बीच में सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से एक सिंगल क्रोमैटिड है, तो ये क्या है, एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो DNA का स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोनीमा। तो इस तरह के नॉर्मली क्रोमोसोम्स जो होते हैं, अब ये क्रोमोसोम्स अगर हम G1 स्टेज की बात करें तो क्रोमोसोम सपोज वैसे होते तो क्रोमैटिन के फॉर्म में है, नेटवर्क थ्रेड के फॉर्म में है, पर थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस शेप को थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं कि ये वाला जो शेप है वो G1 में होगा।
अब यहाँ पर जब ये क्रोमोसोम्स, इनका जब डीएनए डुप्लीकेशन होगा और ये G2 में जाएंगे तो ये शेप इस तरह से हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डीएनए का अमाउंट तो बढ़ गया है, पर अभी भी ये क्रोमोसोम एक ही है। पर यहाँ पे क्या डिफरेंस है, पहले वाले में एक सिंगल क्रोमैटिड था, यानी कि एक सिंगल क्रोमैटिड था, अब यहाँ पे क्रोमैटिड डबल हो गए हैं, यानी कि 2 डीएनए के थ्रेड्स हैं पर नंबर सेम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम सेंट्रोमियर से काउंट करते हैं। ये जो क्रोमोसोम हम देख रहे हैं वो मोनाड है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही क्रोमैटिड है। अब इसके बाद ये भी एक क्रोमोसोम है, यहाँ भी एक ही सेंट्रोमियर है, पर इस एक सेंट्रोमियर से 2 क्रोमैटिड्स अटैच हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं डायड। अब यहाँ पे ये पॉलीआड है। जीवन में जो भी क्रोमोसोम्स होंगे वो किस तरह के दिखेंगे, इस मोनाड स्ट्रक्चर के होंगे। तो यही एक जीवन की पहचान है, मतलब कि ये एक जीवन का बहुत ही स्पेसिफिक फैक्टर है। अगर आपके सामने काफ़ी सारे क्रोमोसोम्स, ये मोनाड दे दें, डायड दे दें, पॉलीआड दे दें, और आपसे ये पूछें कि जीवन स्टेज में क्रोमोसोम किस फॉर्म में होगा, तो आंसर होगा मोनाड के फॉर्म में। G2 स्टेज में क्रोमोसोम डायड के फॉर्म में होता है, जहाँ पर जो कि अब जीवन से आइडेंटिकल होगा, पर उसमें क्रोमैटिन वैल्यू डबल होगी, पर क्रोमोसोम्स जो है वो आइडेंटिकल होंगे। तो यहाँ पर फिर से हम एक इस क्रोमोसोम को समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक जो सेंटर में आप देख रहे हैं वो सेंट्रोमियर है, और इस सेंट्रोमियर से 2 क्रोमैटिड्स अटैच हैं, और ये जो 2 क्रोमैटिड्स हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो जेनेटिकली सेम है। पर मियोसिस में क्या होता है, ये हम माइटोटिक डिवीजन की बात कर रहे हैं, पर मियोसिस में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होता है कुछ पोर्शन में, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिकली थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। सेल डिवीजन का मेन पर्पस होता है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करना, तभी सेल डिवीजन कंप्लीट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक मेन एम है सेल डिवीजन का, वो ये है कि जो डायड क्रोमोसोम्स हैं G2 में, जब वो डिवीजन स्टेज में जाते हैं तो वहाँ पर ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं जो एक ही सेंट्रोमियर से अटैच हैं, उनका सेपरेशन होता है, और इसी तरह अब इसके बाद सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। अब हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसके बाद ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया, और क्रोमोसोम्स का नंबर है 46। डिवीजन के बाद सेल, जो डॉटर सेल्स होती हैं वो जीवन स्टेज में एंटर होती हैं। तो जीवन स्टेज में जब एंटर होती हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर जब भी कोई भी सेल अगर जीवन स्टेज में एंटर होगी तो वो अपने मोनाड फॉर्म में ही होगी। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि यहाँ G1 स्टेज है, इसके बाद जब इसकी सिंथेसिस फेज़ कंप्लीट होती है तो G2 स्टेज आती है। यहाँ पर G1 में मोनाड है, G2 में डायड होते हैं क्रोमोसोम्स, और जब फिर से 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं तो फिर क्रोमोसोम्स मोनाड फॉर्म में आ जाते हैं। अब यहाँ पे 2 चेक पॉइंट्स आप देख रहे हैं, एक G1 के बाद तुरंत चेक पॉइंट होता है और एक G2 के बाद चेक पॉइंट है। तो अब हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं माइटोसिस का। अभी हमने सिर्फ एक ही क्रोमोसोम से देखा है, अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स हैं। तो जीवन स्टेज में हम जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ 2 क्रोमोसोम्स हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 1 2 उसका नंबर दे दिया है। सिंथेसिस फेज़ के बाद जब G2 फेज़ स्टार्ट होगी तो ये मोनाड क्रोमोसोम्स डायड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, 2 G1 में भी थे, 2 क्रोमोसोम्स G2 में भी हैं, पर थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं G2 में। अब यहाँ पे जब डिवीजन स्टेज के बाद जो उसकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हो जाएगी, उसके बाद जब 2 डॉटर सेल्स बनेंगी तो यहाँ पर देखिए किस तरह से क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए सेपरेशन हुआ क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमैटिड्स हैं उनका सेपरेशन हुआ, और 2 डॉटर सेल्स बनी, उनमें सेम इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स यहाँ पर
ट्रांसफ़र हो जाते हैं।